जब भी हम कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं ना, मान लीजिए एक नया स्मार्ट टीवी लिया या कोई ड्रोन खरीद लिया, हाँ। तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले हाथ में क्या आता है? एक साफ सुथरा सा मैन्युअल आता है। बिल्कुल, एकदम चमचमाता हुआ। वही तो, उसमें एकदम स्पष्ट निर्देश होते हैं कि कौन सा बटन क्या करेगा, अगर लाल बत्ती जले तो क्या करना है, और अगर मान लीजिए मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो कस्टमर केयर का नंबर कहाँ मिलेगा। सही बात है। और पता है, हमारी जो पारंपरिक वित्तीय दुनिया है, यानी हमारे बैंक और शेयर बाजार, उनको लेकर भी हमारी बिल्कुल यही उम्मीद रहती है। एकदम साफ सुथरी प्रणाली जहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो। और देखिए, ये उम्मीद ना गलत भी नहीं है, क्योंकि दशकों से हमने पैसे के लेन देन को इसी तरह से काम करते हुए देखा है। हाँ, हम आदी हो चुके हैं इसके। बिल्कुल, हमें पता होता है कि क्या वैध है और क्या अवैध है, पैसा सुरक्षित है या असुरक्षित। इसकी गारंटी देने के लिए बीच में हमेशा हमेशा कोई बैंक या सरकार बैठी होती है। सही कहा आपने। लेकिन फिर हम ब्लॉकचेन, डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी की इस नई दुनिया में कदम रखते हैं और अचानक वो मैनुअल कहीं गायब हो जाता है। एकदम गायब। है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी अनजान और खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर बिना हेडलाइट्स के गाड़ी चला रहे हो। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा फोकस इसी धुंध को छांटने पर है। आज टेबल पर हमारे पास रॉयटर की ताज़ा खबरों का स्टैक है, यूरोप के बहुचर्चित मिका कानून के भारी भरकम दस्तावेज हैं। हाँ, मिका तो काफी चर्चा में आजकल। बिल्कुल, और उसके साथ ही रिजर्व बैंक के हालिया पब्लिकेशंस और 2025 के बजट और टैक्स नियमों का पूरा पुलिंदा भी है हमारे पास। तो हमारा मिशन आज इन सारे स्रोतों को खंगाल कर ये समझना है कि जब इंटरनेट के पैसे का सीधा आमना सामना सदियों पुराने कानूनों और लोगों के विश्वास से होता है, तो सरकारें आखिर रिएक्ट कैसे करती हैं। और मेरा मानना है कि ये समझना आज सुनने वालों के लिए इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये सब केवल कुछ कंप्यूटर गीक्स या एक छोटे से इंटरनेट सब कल्चर की बात नहीं रह गई है। सही बात है, अब ये मेन स्ट्रीम हो रहा है। हाँ, बल्कि रेगुलेशन या नियमन कोई उबाऊ कानूनी विषय नहीं है जिसे बस छोड़ दिया जाए। ये वही ढांचा है जो ये तय करने वाला है कि कल को हमारे मोबाइल में कौन सा पेमेंट प्रोडक्ट आएगा। अच्छा। हाँ, और लोगों की मेहनत की कमाई कैसे सुरक्षित रहेगी, और इस पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आखिर कितना भरोसा किया जा सकता है। असल में इन नियमों के जरिए सरकारें बस किसी नई डिजिटल घटना को अपनी जवाबदेही और कानूनी जिम्मेदारी की पुरानी भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो आइए इस ट्रांसलेशन को थोड़ा डिकोड करते हैं। मैं सोच रही थी कि अलग-अलग देशों के कानूनों की गहराइयों में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेशन का असल मतलब आखिर क्या होता है। ये सबसे पहला कदम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक बहुत बड़ी खुशफहमी पाल लेते हैं इसको लेकर। उन्हें लगता है कि अगर अखबार में आ गया कि कोई चीज़ रेगुलेटेड हो गई है, तो मतलब अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, लोग सोचते हैं कि सरकार ने खुद उस पर सिक्योरिटी का थप्पा लगा दिया है। वही तो, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। यही तो इस पूरी बहस का सबसे बड़ा पेंच है। ये जो धारणा है ना कि रेगुलेटेड का मतलब रिस्क फ्री होता है, ये सच से बहुत दूर है। कैसे, थोड़ा इसे समझाइए। देखिए, अगर कोई एसेट रेगुलेटेड है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार उसे बढ़ावा दे रही है या उसमें पैसा लगाने की सलाह दे रही है। अच्छा। रेगुलेशन का सीधा सा मतलब केवल एक ढांचा तैयार करना है। अधिकारियों ने ये मान लिया है कि बाजार में ये गतिविधि धड़ल्ले से हो रही है। हाँ, लोग तो ट्रेड कर ही रहे हैं। बिल्कुल, और इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए नुकसान को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। ये बात मुझे किसी खतरनाक और अंधे मोड़ वाली सड़क पर ट्रैफिक लाइट लगाने जैसी लगती है। हाँ, ये एनालॉग काफी दिलचस्प है ना? अगर सरकार ने वहां लाल और हरी बत्ती लगा दी है, तो वो ट्रैफिक को व्यवस्थित जरूर कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस सड़क पर दुर्घटना होने का खतरा जीरो हो गया है। एकदम जीरो तो कभी नहीं होता। वही बात है ना, अगर कोई तेज रफ्तार में लाल बत्ती तोड़ेगा या सड़क पर गड्ढे होंगे तो एक्सीडेंट तो हो गई। ट्रैफिक लाइट किसी को सुरक्षित घर पहुंचने की गारंटी नहीं देती, वो सिर्फ चलने के नियम तय करती है। ये ट्रैफिक लाइट वाली एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है यहाँ। इसे ना एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। यूरोप का जो मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन है, जिसे सब आमतौर पर मीका के नाम से जानते हैं। हाँ, हमारे सोर्सेज में इसका बहुत जिक्र है। तो ये 30 दिसंबर 2024 से पूरी तरह लागू हो चुका है। ये दुनिया के सबसे बड़े और स्पष्ट कानूनी ढांचों में से एक माना जाता है आज की डेट में। तो इसमें ऐसा क्या खास है?
ये कानून सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कड़े नियम बनाता है कि उन्हें अपना डेटा कैसे रखना है और ग्राहकों को जानकारी कैसे देनी है। ठीक है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूरोप के रेगुलेटर्स ने साफ चेतावनी दी है कि इस नियमन से क्रिप्टो बाजार की अस्थिरता यानी जो वॉलेटिलिटी है वो खत्म नहीं होती। ओ, मतलब रिस्क वहीं का वहीं है। एकदम। अगर कल किसी डिजिटल कॉइन का दाम 80% गिर जाता है तो मीका उसे गिरने से नहीं रोक सकता। वो बस ये देखेगा कि कंपनी ने झूठ तो नहीं बोला था। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे ना एक बात खटक रही है। कैसी बात? अगर रेगुलेशन के बाद भी अस्थिरता वैसी ही बनी हुई है, दाम गिर रहे हैं, खतरा खत्म नहीं हुआ है, तो फिर इन भारी भरकम कानूनों का फायदा ही क्या है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। जो तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि इनोवेशन इतनी तेजी से आगे निकल गया है कि सरकारें पैनिक मोड में आ गई हैं। पैनिक मोड? हाँ, और बस उस चीज पर नियंत्रण पाना चाहती हैं जो उनके हाथ से पहले ही फिसल चुकी है। मैं यहाँ थोड़ा अलग सोचता हूँ इस बारे में। इसे पैनिक मोड कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। अच्छा, क्यों? अगर हम सरकारों की असली चिंताओं के क्यों और कैसे पर गौर करें तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। देखिए, सरकारों को इस बात से कोई परेशानी नहीं कि कंप्यूटर पर कुछ कोड लिखे जा रहे हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? उनकी मुख्य चिंता धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और सिस्टमैटिक रिस्क को लेकर है। हाँ, ये तो बड़े खतरे हैं। बिल्कुल। जब कोई वैल्यू या मूल्य डिजिटल रूप से सेकंडों में सरहदों के पार जाने लगता है तो पुराने बैंकिंग कानून काम करना बंद कर देते हैं। एकदम, क्योंकि बॉर्डर तो रहा ही नहीं इंटरनेट पर। सही बात। सरकारें इनोवेशन का गला नहीं घोटना चाहती, बल्कि वो ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि इस नई तकनीक का इस्तेमाल क्रिमिनल नेटवर्क न कर पाएं। और शायद जो स्टेबल कॉइन्स है वो सरकारों की इस बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है ना। हमारे स्रोतों में भी इन स्टेबल कॉइन्स पर काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल। स्टेबल कॉइन्स पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं आजकल। ऐसा क्यों? मतलब ये बाकी क्रिप्टो से अलग कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए कि बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए आम लोग उन्हें रोजाना की खरीदारी के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, आज 100 का है, कल 50 का हो जाए, किसे पता। वही तो। लेकिन स्टेबल कॉइन्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उनकी कीमत स्थिर रहे। जैसे मान लीजिए एक स्टेबल कॉइन की कीमत हमेशा $1 अमेरिकी के बराबर रहेगी। ओके। क्योंकि ये आम पैसे की तरह भी बर्ताव करते हैं, इनका सीधा संबंध पेमेंट्स और लेन देन से जुड़ जाता है। तो इसमें खतरा क्या है? अगर कोई डिजिटल सिक्का डॉलर के बराबर चल रहा है तो ये तो एक अच्छी बात होनी चाहिए ना। इसमें सरकार को आखिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो डॉलर के बराबर बना कैसे रहता है। अच्छा, इसके पीछे कोई मैकेनिज्म है? हाँ, इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि जो कंपनी ये कॉइन जारी कर रही है उसे ये साबित करना होता है कि हर एक डिजिटल कॉइन के बदले उसके असली बैंक अकाउंट में एक असली डॉलर रखा हुआ है। ठीक है, ताकि बैकिंग रहे। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर किसी कंपनी ने 10 बिलियन स्टेबल कॉइन जारी कर दिए लेकिन उसके बैंक रिजर्व में $10 बिलियन नहीं है तो क्या होगा? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झोल हो जाएगा। और उस पर अगर बाजार में कोई अफवाह फैल जाए, पैनिक मच जाए और सारे लोग एक साथ अपना पैसा वापस मांगने आ जाएं, जिसे फाइनेंशियल दुनिया में हम बैंक रन कहते हैं, तो सोचकर देखिए क्या स्थिति होगी। तब तो वो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। एकदम। और लोगों के करोड़ों अरबों रुपए एक झटके में डूब जाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक डिजिटल प्रयोग नहीं है, ये सीधे तौर पर लोगों की असली बचत को खतरे में डाल सकता है। ठीक, यही कारण है कि रेगुलेटर्स अब आगे बढ़कर पूछ रहे हैं कि इन सिक्कों के पीछे का रिजर्व आखिर क्या है और संकट के समय क्या होगा। ये सवाल तो बनते। हाँ, और ये सवाल तकनीक को रोकने के लिए नहीं है। दुनिया अब इस सवाल से बहुत आगे निकल चुकी है कि ये नई तकनीक आखिर है क्या। तो अब नया सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि पूरी वित्तीय प्रणाली को ताश के पत्तों की तरह धो देने से बचाते हुए हम इसकी निगरानी कैसे करें। अच्छा। स्पष्ट नियम आने से जो गंभीर और सच्चे ऑपरेटर्स हैं वो उन अवसरवादियों और स्कैमर्स से अलग हो जाते हैं जो सिर्फ रातों रात अमीर बनने आए हैं। हाँ, ये तो एक अच्छी बात है, सफाई हो जाएगी बाजार की। सही कहा। रेगुलेशन असल में क्रिप्टो को मार नहीं रहा है, बल्कि वो उसे सूट और टाई पहनाकर मेन स्ट्रीम बाजार में बैठने लायक बना रहा है। ये सूट और टाई वाली बात बहुत मजेदार कही है आपने। तो यूरोप ने तो सूट टाई पहनाकर मीका कानून बना दिया। हाँ, वहां तो प्रॉपर ड्रेस कोड लागू हो गया समझिए। लेकिन जब हम दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत बाजारों में से एक यानी अपने भारत की तरफ देखते हैं तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। बिल्कुल, यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है। यहाँ हमारे पास 2025 के ताज़ा बजट दस्तावेज और कुछ टैक्स नियम तो हैं,
लेकिन मीका जैसा कोई एक मुकम्मल या ठोस कानून नहीं है। भारत में आखिर चल क्या रहा है इस वक्त? जो नजरिया है उसे हम सतर्क निगरानी या कॉशियस ओवरसाइट कह सकते हैं। सतर्क निगरानी। हाँ, सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि इसे पारंपरिक वित्तीय प्रणाली का पूरा हिस्सा बना दिया जाए, लेकिन वो अपनी आंखें भी बंद नहीं कर रही है इससे। मतलब बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। एकदम। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स और हालिया कदमों से ये साफ दिखता है कि सरकार ने 2 मुख्य हथियार चुने हैं। पहला है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML नियम, और दूसरा है टैक्स। चलिए इन दोनों हथियारों को थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि लोग इन्हीं में सबसे ज्यादा उलझते हैं। सबसे पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं। मैंने पढ़ा है कि एक्सचेंजेस को FIU के साथ रजिस्टर करने के लिए कहा गया है हाल ही में। ये FIU क्या है और इसके काम करने का तरीका क्या होता है? FIU का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये भारत सरकार की वो मुख्य संस्था है जो वित्तीय अपराधों पर नजर रखती है। अच्छा, तो एक तरह की फाइनेंशियल पुलिस हुई। एकदम वही समझिए। जब सरकार ने कहा कि भारत में काम करने वाले हर क्रिप्टो एक्सचेंज को FIU के पास रजिस्टर होना पड़ेगा, तो इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब गुमनामी या एनोनिमिटी का खेल खत्म। मतलब आप कोई छुपकर ट्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। एक्सचेंजेस को अब अपने हर एक यूजर का KYC यानी नो योर कस्टमर डेटा अपने पास रखना होगा। उसमें आपका पैन कार्ड, आधार और बैंक की पूरी जानकारी शामिल होती है। तो इससे सरकार को क्या फायदा होता है? फायदा यह है कि अगर प्लेटफॉर्म पर कोई भी संदिग्ध बड़ा लेनदेन होता है, तो एक्सचेंज की ये कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो FIHU को रिपोर्ट करे कि ये पैसा किस खाते से आया और आखिर कहाँ गया। अच्छा, मतलब वो जो एक शुरुआती दौर था जहां इंटरनेट पर कोई भी अनजान शख्स किसी डार्क वेब पर करोड़ों का लेनदेन कर लेता था, हाँ, और किसी को खबर तक नहीं होती थी, वो दौर अब ऑफिशियली खत्म हो रहा है। बिल्कुल खत्म हो रहा है। देखिए, सरकारों को डिजिटल इनोवेशन से तब तक कोई खास परेशानी नहीं होती जब तक उन्हें ये पता हो कि स्क्रीन के पीछे आखिर बैठा कौन है और पैसा कहाँ जा रहा है। सही बात है। और यहीं पर टैक्स वाली बात आती है, जो मुझे लगता है कि भारतीय संदर्भ में लोगों द्वारा सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। ओहो, टैक्स को लेकर तो बहुत भ्रम है ना? जब से सरकार ने क्रिप्टो मुनाफे पर 30% टैक्स और लेनदेन पर 1% TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लगाया है, मैंने अनगिनत लोगों को ये कहते सुना है कि वाह, सरकार ने टैक्स लगा दिया, मतलब अब क्रिप्टो भारत में पूरी तरह से लीगल और मान्य हो गया है। हाँ, ये लाइन तो मैं रोज सुनता हूँ। ये भ्रम बहुत गहराई तक फैला हुआ है लोगों के बीच। और मैं बता दूं, ये बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट है सोचने का। लोगों को लगता है कि टैक्स की रसीद मिल गई मतलब कानूनी मान्यता का सर्टिफिकेट मिल गया। पर ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स लगाने का सीधा सा अर्थ केवल यह है कि सरकार इस वित्तीय गतिविधि को देखना चाहती है और इससे होने वाले मुनाफे में अपना हिस्सा चाहती है, बस। अच्छा, तो वो 1% TDS का क्या चक्कर है फिर? वो 1% TDS का तंत्र कैसे काम करता है, इसे समझिए। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है सरकार का। तो फिर किसके लिए है? जब भी आप कोई क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं तो 1% कटकर सीधे सरकार के पास चला जाता है। इससे होता यह है कि सरकार के पास एक डिजिटल सुराग या ट्रेल बन जाता है कि किसने कब और कितने का लेनदेन किया। ओ, मतलब एक तरह से ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया आपके ट्रांजैक्शन पर। एकदम सटीक पकड़ा आपने। ये सिर्फ निगरानी का एक टूल है। इसे पारंपरिक वित्तीय उत्पादों की तरह पूर्ण कानूनी मान्यता मानना एक बहुत भारी भूल है। अगर मैं अपनी उस खतरनाक सड़क वाली एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, हाँ। तो ये कुछ ऐसा है। मान लीजिए एक नदी पर किसी ने बांस और रस्सियों से एक कच्चा अस्थायी पुल बना दिया है। ठीक है, पुल बन गया। अब सरकार देखती है कि रोज हजारों लोग उस पुल से गुजर रहे हैं, डर के बावजूद। हाँ, लोगों को तो आदत होती है शॉर्टकट लेने की। बिल्कुल। तो सरकार क्या करती है कि पुल के इस पार एक टोल प्लाजा लगा देती है और हर गुजरने वाले से टोल टैक्स वसूलने लगती है। हाँ, काफी दिलचस्प तुलना ही, और थोड़ा समझाइए। अब देखिए, अगर मैं उस टोल प्लाजा पर टैक्स दे रही हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि सरकार के रजिस्टर में मेरी एंट्री हो गई है कि मैं वहां से गुजरी थी। सही बात है, रिकॉर्ड बन गया एक, है ना? टैक्स देने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सरकार ये गारंटी दे रही है कि वो बांस का पुल बहुत मजबूत है और कभी टूटेगा नहीं। एकदम सही। अगर मान लीजिए बीच नदी में वो पुल टूट गया तो सरकार मुझे नया पैर लगाकर थोड़ी ना देगी। टैक्स सिर्फ विजिबिलिटी और राजस्व यानी रेवेन्यू के लिए है। वो पुल की मजबूती का कोई क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं है। ये एक शानदार और बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। सच बताऊं तो टोल टैक्स और पुल की मजबूती में जो फर्क है ना, ठीक वही फर्क क्रिप्टो पर लगने वाले टैक्स और उसकी कानूनी सुरक्षा के बीच है। दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। ठीक है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा को और भी ज्यादा उलझा देता है। कौन सा विषय?
लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अगर भारत सरकार और रिजर्व बैंक प्राइवेट क्रिप्टो को लेकर इतने ज्यादा सतर्क हैं और इतने कड़े नियम लगा रहे हैं, तो फिर आरबीआई ने खुद अपना डिजिटल रुपया क्यों लॉन्च कर दिया? हाँ, ये सवाल तो सबके दिमाग में आता है। आता ही है ना, क्योंकि आम लोगों के लिए डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन ये सब एक ही डिब्बे के अलग अलग नाम है। उन्हें लगता है सब एक जैसा ही तो है, फोन में ही तो दिखता है। ये उलझन बहुत ही आम है लोगों में, लेकिन इन दोनों के बीच ना जमीन आसमान का फर्क है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए इसे। देखिए, रिजर्व बैंक का जो डिजिटल रुपया है, जिसे हम टेक्निकी भाषा में CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं, और एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। कैसे? इसे ऐसे समझिए कि डिजिटल रुपया भारत सरकार की लीगल टेंडर या वैध मुद्रा है। ये उसी असली रुपए का बस एक डिजिटल अवतार है जो आपकी और हमारी जेब में रखा होता है। अच्छा, मतलब वैल्यू वही है, बस रूप बदल गया। एकदम वही। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे देश के रिजर्व बैंक का सीधा ठप्पा और सरकारी गारंटी होती है। मतलब ये सिर्फ एक तकनीक का रूप है, लेकिन जो पीछे का सिस्टम है वो वही पुराना और भरोसेमंद वाला ही है। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। और दूसरी एक और बहुत जरूरी बात है, CBDC का असली खेल सिर्फ इसका डिजिटल होना नहीं है, बल्कि ये एक प्रोग्रामेबल मनी है। प्रोग्रामेबल मनी, ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया। इसका हमारी आम जिंदगी में क्या मतलब होता है? इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। प्रोग्रामेबल मनी का मतलब है कि जारी करने वाला बैंक इस पैसे में पहले से कुछ नियम कोड कर सकता है। कोड कर सकता है? जैसे क्या? जैसे मान लीजिए सरकार किसानों को खाद खरीदने के लिए सब्सिडी का पैसा डिजिटल रुपए में देती है। ठीक है, अकाउंट में भेज दिया। अब सरकार उस डिजिटल रुपए को इस तरह प्रोग्राम कर सकती है कि वो पैसा सिर्फ खाद की दुकान पर ही खर्च होगा, किसी और चीज के लिए बिल्कुल नहीं। ओह वाह, मतलब पैसा कहाँ जाएगा ये पहले से तय है। जी हाँ, ये नियंत्रण और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा स्तर है जो पूरी तरह से हमारी औपचारिक मौद्रिक प्रणाली यानी फॉर्मल सिस्टम के अंदर आता है। और इसके विपरीत जो प्राइवेट क्रिप्टो एसेट है, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम। हाँ, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इस पूरी प्रणाली के एकदम बाहर हैं। उनका कोई एक मालिक या संप्रभु जारी करता नहीं है जो उसकी वैल्यू की गारंटी ले सके, बैंक की तरह। सही बात है, वहां तो डिसेंट्रलाइजेशन है पूरा। वही तो, यही कारण है कि आरबीआई ने प्राइवेट क्रिप्टो और खासकर स्टेबल कॉइन्स के प्रति इतने स्पष्ट रूप से अपनी चिंता जाहिर की है, क्योंकि उनसे ना अर्थव्यवस्था में सिस्टमैटिक रिस्क पैदा होता है। तो एक लाइन में कहें तो क्या फर्क हुआ? डिजिटल रुपया एक सुरक्षित, नियंत्रित और रेगुलेटेड रास्ता है, जबकि प्राइवेट क्रिप्टो एक विकेंद्रीकृत, ये डिसेंट्रलाइज्ड और बहुत ही अस्थिर दुनिया है। तो मेरी समझ से ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर उस पैसे को जारी कौन कर रहा है और देश के रिजर्व बैंक के साथ उसका क्या रिश्ता है ना? सिर्फ डिजिटल शब्द जुड़ जाने से दोनों एक थोड़ी ना हो जाते हैं। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। तो इन सारे दस्तावेजों और नियमों को इतनी गहराई से खंगालने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ऐसी भ्रांतियां या मिथ हैं जिन्हें अब सुनने वालों के दिमाग से हमेशा के लिए निकाली देना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है ये सफाई करना, ताकि भविष्य को लेकर लोगों में कोई अंधी उम्मीद या बेबुनियाद डर ना रहे। चलिए उन मिथ्स को एक एक करके तोड़ते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। हमें कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। बिल्कुल नहीं। सिंपल सी बात है, दुनिया की कोई भी सरकार अपनी कुर्सी और अपनी इकोनॉमी को किसी प्राइवेट इंटरनेट मनी के लिए खतरे में नहीं डालेगी। इसलिए अगर हमें सबसे पहला मिथ तोड़ना हो तो वो ये है कि अगर किसी देश में क्रिप्टो पर बैन नहीं है तो इसका मतलब है कि उसे पूरी तरह से दिल से स्वीकार कर लिया गया है। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत धारणा है। एकदम गलत है। भारत जैसे देश आंशिक निगरानी यानी पार्शियल ओवरसाइट का रास्ता चुन सकते हैं। वो ना तो पूरी तरह बैन करते हैं और ना ही पूरी तरह गले लगाते हैं। और दूसरा बड़ा मिथ जिस पर हमने अभी काफी विस्तार से बात भी की थी कि टैक्स लगता है मतलब अब पूरी तरह कानूनी और सामान्य है। ये भी पूरी तरह गलत है ना? हमारा वो अस्थायी पुल पर टोल टैक्स वाला उदाहरण लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए इस संदर्भ में। टैक्स तो सिर्फ निगरानी के लिए है, सुरक्षा की कोई गारंटी थोड़ी ना है। सही कहा आपने। तीसरा मिथ ये है कि रेगुलेशन आने के बाद सारा रिस्क खत्म हो जाता है। ये भी गलतफहमी है काफी। जैसा कि हमने यूरोप के मिका कानून के उदाहरण में देखा ना, रेगुलेशन केवल काम करने के नियम तय करता है। ये बाजार की अस्थिरता या किसी कॉइन के दाम कल अचानक गिरने के खतरे को बिल्कुल खत्म नहीं करता। और चौथा और शायद सबसे बड़ा भ्रम कि डिजिटल रुपया आने का मतलब है कि भारत ने आखिरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को अपना ही लिया है, जो कि बिल्कुल एकदम गलत है। दोनों अलग अलग ध्रुव हैं।
एक तरफ रिजर्व बैंक की पक्की गारंटी है, तो दूसरी तरफ बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण वाला एक प्राइवेट एसेट है। जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल। इन चारों मिथ्स को तोड़ने के बाद अगर हम भविष्य की तरफ देखें, तो हमारा जो नजरिया है वो अनुशासित यथार्थवाद, जिसे हम डिसिप्लिन रियलिज्म कहते हैं, उस तरह का होना चाहिए। डिसिप्लिन रियलिज्म, ये सुनने में काफी भारी लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि दुनिया भर में क्रिप्टो के नियम आगे चलकर और कड़े ही होंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा, कड़े नियम आएंगे आगे? हाँ, और सही मायने में देखा जाए तो अच्छे नियम खेल के मैदान को साफ ही करते हैं, गंदा नहीं करते। मैं भी यही मानती हूँ। मुझे लगता है कि रेगुलेशन केवल एक ऐसी ब्रेक नहीं है जो तेज दौड़ती गाड़ी को बस रोक दे। ये एक इनेबलर भी हो सकता है। इनेबलर कैसे? देखिए, अगर नियम स्पष्ट होंगे तो ब्लॉकचेन के जो असल में उपयोगी आइडियाज है ना, जैसे इंटरनेशनल पेमेंट्स को सस्ता करना या इंटरनेट पर डिजिटल ओनरशिप तय करना, उन्हें असल दुनिया में बड़े पैमाने पर काम करने का मौका मिलेगा। लोग उन पर ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। एकदम सही एनालिसिस है आपका। और जो बुरे प्रोजेक्ट्स या स्कैम हैं, वो इस नए सूट और टाई वाले माहौल में खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे, उनकी जगह नहीं बचेगी। यही तो इन सब का अंतिम लक्ष्य है सरकार का। लेकिन आखिर में चाहे जितने भी नियम कानून आ जाएं, निवेश करने वाले को अपना खुद का विवेक और समझ इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। उसकी कोई दूसरी दवाई नहीं है। बिल्कुल सही बात। रेगुलेशन कहानी का कोई अंत नहीं है। ये तो सिर्फ इस पूरी डिजिटल क्रांति के अगले अध्याय का एक स्ट्रक्चर मात्रा है, जिसमें अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। तो आज के इस लंबी और काफी गहरी चर्चा को अगर हम अब समेटे तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है हमारे लिए। जी बताएं। दुनिया धीरे धीरे यूरोप के मिका जैसे स्पष्ट और व्यापक कानूनी ढांचों की ओर बढ़ रही है। सही है। वहीं भारत फिलहाल सतर्क निगरानी के मॉडल पर चल रहा है, जहां वो FIU और AML नियमों के जरिए KYC डेटा इकट्ठा कर रहा है और 1% TDS के जरिए इन सभी डिजिटल लेन देन का सुराग रख रहा है। एकदम परफेक्ट समरी है ना? और पूर्ण लीगल मंजूरी और सिर्फ टैक्स लगने के बीच का जो बहुत ही बारीक सा अंतर है, उसे समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। साथ ही ये भी याद रखना है कि डिजिटल रुपया सरकार का अपना खुद का प्रोजेक्ट है, जिसका किसी भी प्राइवेट क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो अब इस पूरी बातचीत से गुजरते हुए मेरे मन में अचानक एक विचार आ रहा है, जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ यहाँ। कैसा विचार? आज हमने काफी बात की कि कैसे स्टेबल कॉइन सरकारों को नर्वस करते हैं, क्योंकि वो एकदम पैसे की तरह बर्ताव करते हैं और उनका रिजर्व खतरे में पड़ सकता है। हाँ, हमने इस पर गहराई से चर्चा की। अब जरा सोचिए, अगर भविष्य में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, मान लीजिए जैसे एप्पल या Amazon हो गई, वो पारंपरिक बैंकों के झंझट और फीस से बचने के लिए आपस में लेन देन के लिए सिर्फ स्टेबल कॉइन्स का ही इस्तेमाल करने लगे। ओहो, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाएगा। वही तो क्या दुनिया का कोई भी रेगुलेशन इस बदलाव को रोक पाएगा तब? या फिर तकनीक के इस दबाव में आकर हमें पैसे की उस सदियों पुरानी परिभाषा को ही पूरी तरह से बदलना पड़ जाएगा? ये सच में एक बहुत ही गहरा और लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पूछा है आपने। है ना मजेदार सवाल? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक नई तकनीक हमारे समाज के सबसे बुनियादी ढांचों यानी पैसे और भरोसे को ओपन चैलेंज कर रही है आज। बिल्कुल। और जैसे हमने शुरुआत में उस गायब हुए मैनुअल और बिना हेडलाइट्स वाली सड़क की बात की थी। हाँ, याद है मुझे। रेगुलेशंस शायद वो पुराना मैनुअल हमें पूरी तरह से वापस ना ला पाएं, लेकिन ये कम से कम उस सड़क के किनारे वो रिफ्लेक्टर्स और ट्रैफिक लाइट जरूर लगा रहा है, जिससे हमें ये तो पता चले कि खाई कहाँ पर है और सुरक्षित रास्ता किधर को जाता है। एकदम। उम्मीद पर दुनिया कायम है। सही बात है। तो सुनने वालों, अगले गहन विश्लेषण में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आम लोग, जो ना तो कोई डे ट्रेडर है और ना ही सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो इस क्रिप्टो से प्रभावित होने वाले भविष्य के लिए खुद को आखिर कैसे तैयार कर सकते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल बात होगी। बिल्कुल। कैसे वो बिना बेवजह का जोखिम उठाए इस नई तकनीक का फायदा ले सकते हैं। मुझे इसका इंतजार रहेगा। तो अगर आज के इस डीप डाइव से रेगुलेशन की उलझी हुई तस्वीर आपके दिमाग में थोड़ी भी साफ हुई है, तो उम्मीद है इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर टैक्सेस, लीगल स्टेटस और डिजिटल रुपए की खबरों के बीच हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है आखिर। और हाँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आज के समय में
आपको रेगुलेशन का आखिर कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है? क्या वो टैक्सेशन का मामला है? या लीगल स्टेटस का चक्कर है, या स्टेबल कॉइन्स का रिजर्व है, या फिर प्राइवेट क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी के बीच का फर्क है जो तंग करता है? सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है लोगों के पास। सही में सोचने के लिए काफी मटेरियल दे दिया हमने आज। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में।